कैसे हैं आप सभी? तो चलो शुरू करें। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार भाई, सभी को प्रणाम। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, ठीक है? बिल्कुल, सभी साथियों को नमस्ते, सभी को प्रणाम। चलो भाई, शुरू करते हैं आज के सवाल, ठीक है? शुरू करते हैं आज के सवाल। पहले निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है? बोलिए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जाट जाटिन भी उसको कहा जाता है या जाट जाटिन भी उसको कहा जाता है, ये किस राज्य का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य होगा? तो ये साथियों हमें जो लोकप्रिय नृत्य है देखने के लिए मिलता है ना, ये देखने के लिए मिलेगा कहाँ का? बिहार का। कहाँ का मिलेगा? बिहार का ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है? अगर हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों हमें कौन सा देखने के लिए मिलेगा? एक झिझिया नृत्य भी है, ठीक है? झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य जो है वो कहाँ पर होगा? तो वो हमें यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, है ना? विदेशिया नृत्य। विदेशिया नृत्य। विदेशिया नृत्य कहाँ पर होता है? तो विदेशिया नृत्य हमें इसी बिहार में देखने के लिए मिलता है, ठीक है भाई, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के कई सारे लोक नृत्य हैं, सूवा नृत्य, सूवा नृत्य, ठीक है? सूवा नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। इसके अलावा पंथी नृत्य, पंथी, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है? इसके अलावा राउत नाच, राउत नाचा, राउत नाच छत्तीसगढ़ में होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए रऊफ नृत्य कहाँ होता है? रऊफ, तो रऊफ नृत्य जो है साथियों वो हमें देखने के लिए मिलता है। रऊफ नृत्य कहाँ पर होगा? वो जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है भाई, है ना? पंडवानी नृत्य, कौन सा? पंडवानी नृत्य, पंडवानी नृत्य। अगर हम पंडवानी नृत्य की बात करते हैं तो वो भी हमें यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? पंडवानी नृत्य जो है हमें देखने के लिए मिलेगा, है ना भाई? असम की बात करेंगे, असम, असम की बात करते हैं तो असम में बगरुम्बा जो है वो होगा। असम में बगरुम्बा नृत्य हो जाएगा, ठीक है? असम में साथी कौन सा होगा? बगरुम्बा। असम में बिहू नृत्य भी हमें देखने के लिए मिलता है। बिहू नृत्य जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा, असम में होता है ये बगरुम्बा। तितली नृत्य भी कहते हैं बगरुम्बा नृत्य को, ठीक है? बगरुम्बा नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है, इसे तितली नृत्य भी कहते हैं, ठीक है भाई? मध्य प्रदेश में कौन सा होता है? मटकी नृत्य। मध्य प्रदेश में कौन सा होगा? मटकी नृत्य होगा। मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य होगा। जावारा नृत्य भी यहीं पर होगा, जावारा नृत्य। जावारा नृत्य जी जो है ये बुंदेलखंड में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है भाई? बुंदेलखंड में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ और नृत्यों की बात अगर हम करें, कुछ और नृत्यों की बात अगर हम करेंगे, ठीक है? बताइए भाई, सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ पर होगा? सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ पर होगा? बोलो जल्दी से। सिद्धि धमाल नृत्य, सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ पर होगा? बोलो। ठीक है, सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये जो है साथियों हमारा गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। सिद्धि समुदाय के द्वारा गुजरात में किया जाता है, ठीक है? सिद्धि धमाल। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ पर होता है? गुजरात में। चरकुला, चरकुला नृत्य कहाँ पर होगा? तो चरकुला जो नृत्य है, ये नृत्य हमें देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? ये चरकुला नृत्य हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है भाई? ये यूपी में। कहाँ पर होगा ये? यूपी में हमें देखने के लिए मिलेगा। चरकुला डांस की अगर हम बात करेंगे तो, है ना? चरकुला नृत्य की बात करेंगे तो यूपी में हमें देखने के लिए मिलता है। फुगड़ी नृत्य कहाँ पर होगा? फुगड़ी, तो फुगड़ी नृत्य जो है वो गोवा में होता है। फुगड़ी नृत्य कहाँ पर होगा? गोवा में देखने के लिए मिलेगा फुगड़ी नृत्य, है ना? गोवा में देखने के लिए मिलेगा फुगड़ी नृत्य, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ है? बताइए भाई, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में किया गया था? पाल वंश, चालुक्य वंश, चोल या फिर राष्ट्रकूट? बताइए इसका सही आंसर क्या करोगे आप? ठीक है, क्या आंसर इसका सही करोगे? बोलिए जल्दी से। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण जो है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ये डी आंसर, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट के शासन जो है नामकरण इनके समय में किया गया था। ये मुंबई बंदरगाह के निकट, ये जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मुंबई बंदरगाह के निकट, मुंबई बंदरगाह के निकट, मुंबई बंदरगाह के निकट, ठीक है? वहाँ पर मुंबई में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, ठीक है भाई? क्या नाम है? एलिफेंटा द्वीप। तो मुंबई बंदरगाह के निकट एलिफेंटा द्वीप पर है। एलिफेंटा द्वीप पर हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है? एलिफेंटा द्वीप पर ये पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है, क्लियर? तो मुंबई बंदरगाह में एलिफेंटा द्वीप पर ये जो मंदिर है साथियों वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक बार बोलिए भाई, साउंड वगैरह ठीक आ रहा है ना भाई? एक बार बोलना, साउंड वगैरह ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए जल्दी से, साउंड वगैरह जो है साथियों वो ठीक है या नहीं है? बोलिए, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। 1987 में, 1987 में, 1987 में साथियों अगर हम बात करेंगे तो 1987 में यूनेस्को में इन्हें शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है? 1987 में यूनेस्को में क्या किया गया? 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसी महाराष्ट्र में ही अगर आप बात करोगे, इसी महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो इसी महाराष्ट्र में साथियों जो है अजंता गुफाएं हैं। अजंता गुफा, ठीक है? अजंता गुफा है, और अजंता गुफा की बात करेंगे तो 16वीं जो गुफा है, 16वीं जो गुफा है वहां पर हमें कैलाशनाथ मंदिर हमें देखने के लिए मिलेगा। कौन सा होगा? तो वो हमें कैलाशनाथ मंदिर जो है वो देखने के लिए मिलता है। कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर देखने के लिए मिलता है, ठीक है भाई? और देखिए कैलाशनाथ मंदिर जो है ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगी, है ना? कैसा है ये? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो है वो ये हो जाता है ना? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ये होगा, यानी कि एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, एक चट्टान को काट करके बनाया गया है, एक चट्टान को काट करके बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर एलोरा गुफाएं भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। कौन सी गुफाएं? एलोरा गुफाएं साथियों यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। सॉरी, ये जो मंदिर है ना, ये एलोरा गुफाओं में होगा, एलोरा गुफा है ना, एलोरा गुफा में होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? अजंता गुफा भी यहीं पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, है ना? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट जो है वो कौन माना जाता है? और इस पे हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, ठीक है भाई? बोलिए जल्दी से, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो है अंतिम हिंदू शासक कौन माना जाता है साथियों? तो वो थे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है भाई? सम्राट हेमचंद्र, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य माने जाते हैं, विक्रमादित्य माने जाते हैं, ठीक है? जिनको हम क्या बोलते हैं? हेमू जिनको कहा जाता था। क्या बोला जाता था? हेमू जिनको साथियों कहा जाता था। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 1556 में, ठीक है भाई? 1556 में, 1556 में मुगलों को हराकर, 1556 में मुगलों को हराकर, मुगलों को हराकर इन्होंने
गद्दी, ये गद्दी पर बैठे, ठीक है? हराकर ये गद्दी पर बैठे, मुगलों को हराकर ये गद्दी पर बैठे, मुगलों को हराकर ये गद्दी पर बैठे, ठीक है भाई? हेमचंद की अगर हम बात करते हैं तो क्लियर हो गई बात। और साथियों दिल्ली में एक पुराना किला है, उस दिल्ली के पुराने किले में 7 अक्टूबर 1556 को ही दिल्ली के एक पुराने किले में इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है? राज्याभिषेक हमें देखने के लिए मिलता है दिल्ली के पुराने किले में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हर्षवर्धन, बताओ भाई हर्षवर्धन की किताबें कौन-कौन सी हैं? हर्षवर्धन ने कौन-कौन सी किताबें लिखी? तो इन्होंने एक लिखी थी नागानंद, नागानंद किताब, ठीक है? एक लिखी थी रत्नावली, एक कौन-सी लिखी थी? रत्नावली। एक कौन-सी लिखी थी? तो वो थी प्रियदर्शिका। कौन-सी लिखी थी साथियों? प्रियदर्शिका। कौन-सी किताब लिखी थी? प्रियदर्शिका जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। और इनकी जीवनी किसने लिखी थी? इनकी जीवनी, इनकी जो जीवनी है उसका नाम था हर्षचरित। हर्षचरित, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी, है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल है मोहन सिंह मंदार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? बोलिए, मोहन सिंह मंदार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध जो है साथियों वो विद्रोह किया था? आपको बताना है। बोलिए भाई, क्या आंसर होगा? तो बाबर के विरुद्ध, ठीक है? बाबर के विरुद्ध साथियों विद्रोह किया था। डी आंसर इसका ठीक होगा, है ना भाई? डी आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और कहां पर किया था? तो ये हरियाणा के कैथल में, ठीक है? हरियाणा के कैथल में विद्रोह किया था। हरियाणा के कैथल में विद्रोह किया था, ठीक है? हरियाणा के कैथल में साथियों क्या किया था? तो हरियाणा के कैथल में विद्रोह किया था बाबर के विरुद्ध। अगर हम बात करते हैं बाबर का शासनकाल, तो ये बाबर का जो शासनकाल रहा है साथियों वो 1526 से लेकर के 1530 तक रहा है, ठीक है भाई? 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल रहा। अगर हम बात करते हैं बाबर के बाद 1556 से 1605, 1556 से 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल देखने के लिए मिलता है। औरंगजेब की अगर हम बात करेंगे 1658 से 1707, 1658 से 1707 तक हमें इसका जो है देखने के लिए मिलेगा। और शाहजहां की बात करते हैं साथियों तो शाहजहां 1628 से 1658, है ना? 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल रहा है। इनके ये मुगल वंश से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है? भारत में मुगल मुगल वंश की जो है स्थापना, मुगल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो मुगल वंश का संस्थापक इसी को माना जाता है बाबर को, ठीक है भाई? बाबर को माना जाता है मुगल वंश का संस्थापक, ये ध्यान रखना। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का काल कहा जाएगा। स्थापत्य कला का काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। इसके द्वारा अपनी राजधानी को साथियों आगरा से कहां पर स्थानांतरित किया था? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ठीक है? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, है ना भाई? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो शाहजहां, ठीक है? और दिल्ली में साथियों इसने एक भवन का निर्माण किया। कौन सा भवन था वो? वो था हमारा, ठीक है? दिल्ली में कौन सा भवन? लाल किले का निर्माण करवाया था। लाल किले का निर्माण करवाया था। रेड फोर्ट का निर्माण करवाया था, ठीक है? रेड फोर्ट का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और इसके वास्तुकार कौन माने जाते हैं? लाल किला के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? बोलिए, लाल किला के वास्तुकार जो है साथियों वो कौन माने जाते हैं? बोलेंगे जल्दी से, ठीक है? लाल किला के वास्तुकार लुटियंस दिल्ली कहां से हो जाएंगे भाई? ठीक है भाई? तो लाल किला के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी लाल किला के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है भाई? ली कार्बूजियर, बहुत बढ़िया, है ना भाई? ठीक है भाई? आपका नाम तो मैं पद्मश्री के लिए देने वाला हूँ इस बार 2027 के लिए, क्योंकि 2026 की तो अनाउंसमेंट हो ही गई है, ठीक है? ली कार्बूजियर ही बता दे रहे हैं, बताओ भाई। मतलब यार ठीक है, ये नाम नाम नोट कर लो भाई, है ना? इनका नाम देना ही देना है, ठीक है? पद्मश्री के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। अकबर के द्वारा साथियों कौन सा नगर बसाया गया था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था इसने, है ना? फतेहपुर सीकरी। और इसी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा? बुलंद दरवाजा। कौन सा मिलेगा? बुलंद दरवाजा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है? बुलंद दरवाजा जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर पंचमहल भी है, पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, ठीक है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह हमें देखने के लिए मिलती है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? बताओ जल्दी से। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? आपको बताना है। बोलिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ठीक है? 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? आपको बोलना है। बोलिए भाई, कौन सी भाषा में साथियों हुआ था? ये आपको बताना है, ठीक है भाई? गुजराती भाषा में हुआ था, है ना? बंगाली भाषा में, मराठी में, या फिर अगर हम बात करेंगे उर्दू में। बताओ जल्दी से क्या आंसर इसका सही होगा, ठीक है? क्या आंसर इसका सही होगा? 1818 में किस भाषा में देश का पहला देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो वो साथियों कौन सा होगा? क्योंकि 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम पूछा है, तो देश का प्रथम क्या होगा? बंगाली, ठीक है? देश का प्रथम क्या हो जाएगा साथियों? तो वो हमारा देखने के लिए मिलेगा बंगाली, है ना भाई? वो कौन सा होगा? बंगाली, ठीक है? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हिंदी का पहला अखबार, हिंदी का पहला अखबार, तो हिंदी का पहला अखबार जो है वो था कौन सा? उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड जो है वो देखने के लिए मिलेगा 1826 में प्रकाशित हुआ, ठीक है? किसके द्वारा किया गया था? जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसको जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा साथियों इसको किया गया था, ठीक है भाई? अगर हम हिंदी के पहले की बात करते हैं, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी की बात अगर हम करेंगे, संवाद कौमुदी, तो संवाद कौमुदी जो है साथियों ये 1819 में राजा राम मोहन राय, ठीक है? 1819 में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है भाई? आप मुझे बताइए जल्दी से, आप मुझे बताएंगे साथियों राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आपको बताना है, कल मैंने बताया था बंगाल गजट के बारे में, बंगाल गजट, बंगाल गजट के बारे में। तो ये कब शुरू किया गया था? जो भारत का पहला था, कब शुरू किया गया था? बोलिए, ठीक है भाई? भारत का पहला जो है साथियों ये कब शुरू किया गया था? बोलेंगे जल्दी से, है ना? कौन सा होगा? 1821 भाई, कौन सा होगा? 1821 बोलिए जल्दी से, कौन सा है 1821? ठीक है, ये 1780 में था, है ना? ये 1780 में हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। बिल्कुल, 1821 वाला जो है वो कौन सा हमें देखने के लिए मिलेगा? संवाद कौमुदी 1819, ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं, 1821 कर देते हैं, 1821 इसको कर देते हैं, ठीक है? 1821 इसको कर देते हैं। चलो आगे है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी के रूप में, ठीक है भाई? ठीक है, कर दिया अभी, ठीक है ना?
अगर हम यहाँ पर बात करेंगे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है, आपको बताना है। रमाबाई, रमाबाई को, सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट को, या फिर भीकाजी कामा को। बताइए इसका सही आंसर क्या करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। 22 अगस्त 1907 को, 22 अगस्त 1907 को, ठीक है, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड मैदान में, ठीक है, जर्मनी के स्टटगार्ड मैदान में, स्टटगार्ड मैदान में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का जो सम्मेलन था साथियों, उसमें भारतीय ध्वज को इन्होंने फहराया था, ठीक है, भारतीय ध्वज को फहराया था, भारतीय ध्वज को फहराया था। क्लियर, तो भारतीय ध्वज को इनके द्वारा फहराया गया था। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, भारत की पहली महिला भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी सबसे पहले, ठीक है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है, प्रेसिडेंट जो है वो यही मानी जाती है, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो यही मानी जाती है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। ये तो इजी ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, लार्जेस्ट ओशियन जो है, लार्जेस्ट ओशियन जो है वो यही होगा। विश्व का सबसे शांत महासागर भी कौन सा है, विश्व का सबसे शांत महासागर वो भी हमें प्रशांत महासागर ही देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे विश्व में सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है, सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है, तो सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर, ठीक है, सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा होगा, तो वो यही होगा, सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर हमें यही देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर, इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो है मेरियाना ट्रेंच। कौन सा होगा, मेरियाना ट्रेंच जो है वो होगा, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच एक ऐसी खाई है जो लगभग जो है अगर हम बात करेंगे 11 किलोमीटर तक एक खाई है, बहुत सकरी है, नैरो है, तो वो इसका सबसे गहरा बिंदु। देखो साथियों, ये जो आर्कटिक महासागर है ना, विश्व का सबसे छोटा महासागर, ठीक है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर में अगर हम बात करेंगे सबसे गहरा बिंदु, भाई कल मैंने आपको बताया था सबसे गहरा बिंदु, तो सबसे गहरा बिंदु कौन सा होगा, जावा या टुंडागर्त होगा, जावा या फिर टुंडागर्त जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, बोलिए, दूसरा सबसे बड़ा महासागर, तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो ये है। दूसरी बात, ये ऐसा महासागर है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कटक पाई जाती है। कटक समझते हैं, कटक का मतलब कोई जानवर नहीं है, कटक जो है समुद्र के अंदर जो पहाड़ी श्रृंखला होती है उसको रिज या कटक कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है साथियों दुनिया की सबसे बड़ी रिज, जिसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मध्य समुद्री कटक इसको कहा जाएगा, ठीक है भाई। मिड ओशियनिक रिज इसको कहा जाएगा, मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। और इसका सबसे गहरा बिंदु कल ही हमने बात करा था, कौन सा था बताओ, इसका सबसे गहरा बिंदु कल हमने डिस्कस किया था, कोई बताएगा, इसका सबसे गहरा बिंदु कल हमने डिस्कस किया था कौन सा है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है भाई, प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है वो इसका सबसे गहरा बिंदु होगा। अगला है, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बोलना भी जल्दी से, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है ना। यह आगे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में उपविभाजित है, तो क्या मेघालय पठार का ही पार्ट मानी जाती है गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया, ये तो बात एकदम ठीक है भाई, है ना। पठार मुख्य प्रायद्वीपीय समूह से अलग है, ये भी बात ठीक है, ये मुख्य प्रायद्वीपीय समूह से अलग पड़ता है, ठीक है भाई, अलग ही तो है ना। आगे अगर हम बात करेंगे, ये कोयला लौह अयस्क सिलीमेनाइट चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खदान से समृद्ध है, ये भी बात एकदम ठीक है। यह क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, गलत है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करेगा भैया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ना कि उत्तरी पूर्वी मानसून से। अलग कैसे है सर, बिल्कुल बता देते हैं इसको अलग कैसे है, ठीक है, इसी के लिए तो क्लास कर रहे हैं भाई। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा भारत है ना, ठीक है। आप देखते हैं कि ये जो पठारी भाग है, ये दक्कन का पठार, तो ये वाला पठार हो गया, अरे बोलो हाँ या ना, दक्कन का पठार तो यही तो होगा, ठीक है, दक्कन का पठार जो है वो हमें यही तो देखने के लिए मिलेगा। अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, कहाँ लीकेज रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा, ठीक है भाई, इसको ठीक करते हैं पहले, फिर ये ठीक होगा। दक्कन का पठार जो है वो यहाँ पर है, और मेघालय का पठार कहाँ पर है, तो मेघालय का पठार ये है, इसका मतलब अलग है या नहीं है। मुख्य प्रायद्वीपीय पठार कौन सा होगा, तो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार ये हो गया, मुख्य प्रायद्वीपीय पठार ये है, तो ये मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग है या नहीं है ना। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, उसमें भी कौन सा आंसर राइट माना है, उसमें बी आंसर राइट माना है, ठीक है भाई, मैं कैसे मान लूँ इस बात को। दूसरी बात यह है कि अब देखो आप खुद ही समझो, है ना, एक तो ये हो गया, बी है क्या, बी है जो है मुख्य प्रायद्वीपीय पठारी समूह से अलग है, ये बात तो एकदम ठीक है ना भाई, ये यहाँ है और ये यहाँ पर है। अब देखिए उठता हुआ मानसून, अच्छा ये बताओ भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, उठते हुए मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है। भैया जब मानसून उठेगा, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और उठता हुआ जो मानसून है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो उठते हुए मानसून से ही सबसे अधिक वर्षा होगी, है ना। लौटता हुआ मानसून जो उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून जिसको आप कह रहे हो, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, आपने पढ़ा है ये, है ना भाई, बचकानी बातें मत किया करो कि उसमें ये सही माना है, किसमें ये सही माना है ना। लौटता हुआ मानसून कहते हैं इसको, दक्षिण पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून। और लौटता हुआ जो मानसून है साथियों, ये केवल पूर्वी तट पर वर्षा कराता है, पूर्वी तट या कोरोमंडल तट पर वर्षा कराता है,
कोरोमंडल कोस्ट पर वर्षा कराता है, ठीक है भाई। तो इसके द्वारा भारत में वर्षा होती कितनी है? बहुत कम। वो तो दक्षिण पश्चिमी मानसून आप बोल रहे हैं सर, पता है बच्चे क्या बोलेंगे, सर वो तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर। अरे भाई, दो शाखाएं होती हैं उसकी, एक बंगाल की खाड़ी से उठती है और एक अरब सागर से उठती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर वाली जो शाखा है वो सबसे ज्यादा वर्षा कराता है। यार ये गलती बर्दाश्त नहीं होगी भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, उठता हुआ। तो सही आंसर इसका क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता। उत्तरी पूर्वी मानसून लौटता हुआ मानसून है, क्या वो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कराएगा या उठता हुआ मानसून कराएगा? उठता हुआ कराएगा। और जो उठता हुआ मानसून है उसकी कितनी ब्रांच है? दो। एक अरब सागर से उठ रही है, एक बंगाल की खाड़ी से उठ रही है। तो ये बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। ध्यान, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर बात कर लेंगे। एंथ्रेसाइट क्या है? यह मुलायम और नमी की उच्च मात्रा वाले कोयले का एक रूप है। सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, ठीक है। यह वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है, गलत। यह एक निम्न कोटि वाला भूरा कोयला है, ये भी गलत है। मुलायम और नमी की उच्च मात्रा वाले कोयले का एक रूप है ना। ये गलत हो गया, बी सही होगा इसका, ठीक है भाई। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका भी माना होगा मॉक टेस्ट में उसका नहीं माना होगा, ठीक है। आपसे कोई भूल हो गई है इसीलिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, है ना भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नमी कम होती है इसमें, ठीक है। नमी जो है साथियों इसमें नमी इसमें कम होती है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। अभी उसका मन तो रखना पड़ेगा ना, जिसने भी ये बात बोली है ना। जैसे कोर्ट में एविडेंस दिए जाते हैं ना, उस प्रकार के एविडेंस पे सर हमने वो मॉक दिया था और उसमें ये आंसर ठीक माना है, तो हम तो उसी आधार पर चल रहे हैं। नहीं भाई, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, भारत में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में भारत में कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। भारत में जो कोयला है वो 4 प्रकार का पाया जाता है। एक है एंथ्रासाइट। एक कौन सा होगा? एक होगा एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का है, हाईएस्ट क्वालिटी का है, और ये जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में ही पाया जाता है केवल, और भारत में सबसे कम पाया जाएगा। फिर दूसरा है बिटुमिनस। दूसरा कौन सा है? बिटुमिनस। बिटुमिनस ये जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। तो उद्योगों के लिए सबसे प्रिय कोयला कौन सा होगा? बिटुमिनस होगा, ठीक है। उद्योगों के लिए यह वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय, तो वाणिज्यिक प्रयोग में ये वाला लेंगे ना जो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। वाणिज्यिक प्रयोग इसका सबसे ज्यादा होता है, कॉमर्शियल यूज इसका सबसे ज्यादा होता है। तीसरा है लिग्नाइट। तीसरा कौन सा है? लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहते हैं, ब्राउन कोयला इसी को कहा जाता है। यह तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। उसके बाद है लास्ट पीट कोयला, सबसे खराब गुणवत्ता का कोयला ये माना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बताओ भाई, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कितना इजी सवाल है। गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कहां से निकली? महाबलेश्वर, नहीं महाबलेश्वर क्यों, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर कहां है? महाराष्ट्र में, नासिक में। महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी हमें देखने के लिए मिलती है। वहां से जो है साथियों वो ये निकल करके ऐसे चलती है, और ये दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा है गौतमी, गौतमी, और एक धारा है वशिष्ठ। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद ये नदी कहाँ पर गिरेगी? उसके बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गौतमी और वशिष्ठ जो धाराएं हैं वो इसी की धाराएं मानी जाती हैं, और ये जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है भाई, है ना। तापी नदी की बात करेंगे तो इसे सूर्यपुत्री कहा जाता है। तापी नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जानते हैं, क्लियर। प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी हमें यही देखने के लिए मिलती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? बताइए। मारकंडा नदी जो है साथियों वो कहां से निकलती है? आपको बताना है, बोलो भाई। मारकंडा नदी जो है वो कहां से निकलती है? आपको बोलना है, बोलिए जल्दी से। मारकंडा नदी, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? शिवालिक पहाड़ियों से होता है, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों से होता है, और ये नदी कहां पर प्रवाहित होती है? तो ये हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदी है। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदी है मारकंडा नदी, ठीक है भाई। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्षमादान करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दें, आपातकाल की घोषणा करें, अध्यादेश जारी करें। बताइए भाई, इनमें से कौन सा जो है ऐसा है जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है भाई, है ना। इस सवाल का सही आंसर क्या करोगे आप? बी आंसर, बी, है ना। बी आंसर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ठीक है भाई। ये न्यायाधीश को हटाने का जो प्रावधान है वो क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट के द्वारा इनको हटाया जाता है। इसके द्वारा हटाया जाता है, इम्पीचमेंट होगा हटाने का। क्षमादान तो देते ही हैं भाई, ठीक है। क्षमादान देते हैं, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में देखने के लिए मिलती है। आर्टिकल 72 में देखने के लिए मिलती है क्षमादान की शक्ति। और अगर अध्यादेश की बात करेंगे तो अध्यादेश भी जारी करने का अधिकार होता है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, ठीक है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश को भी जारी किया जाता है, और आपातकाल की घोषणा भी करते हैं, ठीक है भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे संबंधित माने जाते हैं? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो प्रत्यक्षतः किससे संबंधित माने जाते हैं? बोलो, ठीक है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश को भी जारी किया जाता है, और आपातकाल की घोषणा भी करते हैं, ठीक है भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे संबंधित माने जाते हैं? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो प्रत्यक्षतः किससे संबंधित माने जाते हैं? बोलो जल्दी से, ठीक है। क्या आंसर होगा? मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रस्तावना से संबंधित माने जाते हैं, प्रियम्बल से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित माने जाते हैं। डी आंसर इसका ठीक होगा, ठीक है भाई। डी आंसर जो है साथियों वो इसका क्या होगा? ठीक हमें देखने के लिए मिल जाता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है भाई, है ना। अगले पॉइंट पर बात करते हैं भाई। देखिए इसका मतलब क्या है? गलत हो गया, डी देखा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि डी देखा नहीं? ठीक है, ऐसे छुपा के आंसर कर रहे थे क्या? ठीक है, प्रियम्बल से संबंधित है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या है? कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना जो है वो है आदेशों की पूर्ति हो गई। इस तरीके की चीजें हैं जो प्रियम्बल से ही संबंधित होंगी, ठीक है। अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं, अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो जो प्रियम्बल है साथियों ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। इसकी लैंग्वेज जो है साथियों वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ध्यान रखेंगे।
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की जो है स्थापना की गई है? तो पंचायती राज नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलेगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो। ठीक है भाई, चलिए। और अगर हम बोलेंगे साथियों तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा पंचायतों से संबंधित। 73वां 73वां और 74वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको क्या मिला साथियों? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, संवैधानिक दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था। संवैधानिक दर्जा। बताइए, जल्दी से कमेंट करो। सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस समिति करी गई थी? संवैधानिक संस्थाओं को। तो ये एक गुनाह तो आप यही कर रहे हैं, एल एम सिंघवी समिति। भाई बी कि भैया जो पंचायतें हैं वो त्रिस्तरीय लेवल पर काम करें। ठीक, इसके साथ पूरा मनोविज्ञान लगा के क्लास करते हैं कि कहां पर किस तरीके से कौन किसका गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, क्या परसेंटेज है, कितना रेशियो है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जे एल एम सिंघवी जो है साथियों आपको ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय वो BRM। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएंगे। आगे है संविधान की उद्देश्य का में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? ये उद्देश्य का वही प्रस्तावना की बात हो रही है। ठीक है भाई, बोलिए क्या आंसर इसका सही करोगे आप? ठीक है, क्या आंसर इसका ठीक होगा? आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी, विचार की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, विश्वास, लिबर्टी ऑफ ट्रस्ट। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करी गई है, और पहले आपको पता है कि आर्थिक रूप से मूल अधिकार में ये आता था, संपत्ति का अधिकार, फिर उसको हटा भी दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में यह कहा था कि चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस हटा भी दिया गया था? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में यह कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है साथियों वो एक फंडामेंटल राइट हमें देखने के लिए मिलता है। बोलिए, राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट के तौर पर हमें देखने के लिए मिलेगा, आपको बताना है। केशवानंद भारती केस संबंधित है संविधान के मूल ढांचे से। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे से, संविधान का मूल ढांचा से संबंधित होगा। ठीक है भाई, है ना। नवतेज सिंह जौहर केस, नाज फाउंडेशन या जस्टिस KS पुट्टू स्वामी। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जस्टिस KS पुट्टू स्वामी केस इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? और सबसे बड़ा जो फैसला है वो ये माना जाता है केशवानंद भारती के, जो केरल के एक संत थे केशवानंद भारती, तो ये संविधान संपत्ति वगैरह से रिलेटेड ना किया है। अभी जैसे तेल का संकट हुआ तो हम तो विकासशील देश हैं, विकास के पथ पर, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन इसका सही आंसर होगा। स्टैगफ्लेशन जो है साथियों इसका ठीक आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा, है ना। क्या होगा? स्टैग पंचवर्षीय योजना के तहत करी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? अब 1982 के समय पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो वो चल रही थी साथियों छठी पंचवर्षीय योजना, है ना। कौन सी थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। आया गया है कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसको किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला, किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है? बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल मुद्रा है। ये क्या है? एक डिजिटल करेंसी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, डिजिटल करेंसी हमें देखने के लिए मिलती है। किस देश के द्वारा इसको मान लिया गया है? एल सल्वाडोर मान लिया गया है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना के लिए, सम्मेलन जो है साथियों वो कहां पर हुआ था? तो वो सम्मेलन बगदाद में हमें देखने के लिए मिलता है। वो सम्मेलन कहां पर हुआ था भैया? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित होगा? ILO का मुख्यालय साथियों कहां पर है? जेनेवा में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ILO का मुख्यालय कहां पर होगा? जेनेवा में। कर दीजिए आप होमवर्क में, बाकी आपसे मुलाकात होगी कल की क्लास में।